we are going to teach a structure of interhalogen compound. अंतर हाइड्रोजन यौगिक की संरचना हम लोग पढ़ते हैं। तो अंतर हाइड्रोजन यौगिक की संरचना बताया था। अंतर हाइड्रोजन यौगिक 4 टाइप्स ऑफ इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड होते हैं। AX प्रकार, AX3, AX5 और AX7 प्रकार के अंतर हाइड्रोजन यौगिक होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ते हैं, यह है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार इसकी संरचना पढ़ते हैं। कोई भी एक ले लेते हैं, ClF या BrF या RBr लेते हैं। तो इसकी जो संरचना है, जैसे सपोज करिए कि एग्जाम्पल ClF है, तो इसकी संरचना रेखीय होगी। Cl सिंगल बॉन्ड F, रेखीय संरचना, रेखीय। तो चूंकि उस दिन बताया था आपको कि जो जिसकी विद्युतीयता कम होती है वह केंद्रीय परमाणु होता है, या Cl केंद्रीय परमाणु है। Cl के संयोजी कोष का विन्यास लिखेंगे कि संयोजी कोष का विन्यास 3s2 3p5 है ना। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है, खाली। एक स्थान जो है, जगह है, क्या है, खाली है। तो खाली होने के कारण यह क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का ग्रहण करेगा। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन रहेगा ही और एक फ्लोरीन का ग्रहण करेगा। कौन सा संकरण हो जाएगा, sp3 संकरण। sp3 संकरण हो जाएगा। उसमें कौन सा संकरण पाया जाएगा, sp3 संकरण पाया जाएगा। ठीक है। अब इसमें देखिए इसकी संरचना कैसा हो गया, रेखीय हो गया। अब यहाँ ध्यान दें कि इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं। तो इलेक्ट्रॉन युग्म आपके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन युग्म आपके बन जाते हैं 4। तो इलेक्ट्रॉन युग्म ये सब ध्यान में रखिए। इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें 4 हो जाता है, 4 युग्म है। और बंधी युग्म जो है आपके 1 हो, यह बंधी युग्म, यह बॉन्ड बना है। ठीक है। अब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इसमें 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है जो बंध बनाने में भाग नहीं लेता है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आपके 3 हो गए। ठीक है। और संरचना कैसा हो गया, रेखीय हो गया। तो इस तरह से यह आपके ClF या BrF या IBr के, देखिए यदि ये एग्जाम्पल लेते हैं तो Br कर देंगे। Br का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 4s2 और 4p5 और 4d रिक्त होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें कि AX प्रकार का हो गया। अब AX3 प्रकार, AX3 प्रकार, ClF3, BrF3, ICl3, है ना। यह कोई भी एक आप लेंगे संरचना उसकी एक ही जैसा होता है। जैसे मान लीजिए कि BrF3 हम लोग ले रहे हैं, तो BrF3, तो इसमें Br के जो संयोजी कोष का जो विन्यास होता है वह 4s2 4p5 और 4d इसके रिक्त होते हैं। तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, और इसके 4d जो है वह रिक्त रहता है। तो उत्तेजित अवस्था में क्या होता है, इनमें से क्योंकि अपने पास में 3 है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है, 3 आइसोटोपिक इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो इसमें क्या देखते हैं, P X से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, यहाँ
इसकी संकरण हो जाएगी sp3d संकरण। कौन सा संकरण? sp3d संकरण। अब चूंकि अपने पास में यहाँ पर अपने पास में 3 फ्लोरीन है, तीनों इसके साथ बंध बनाते हैं। अब P के सामने बना दिए और D के सामने, है ना। अब फ्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ, अब फ्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉक प्रवेश करता है। संकरण क्या हो गया? sp3d संकरण हो गया। तो sp3d संकरण की जो आकृति होगी हो जाएगी या T आकृति हो जाएगी। जैसे यहाँ पर Br करेंगे और इसमें जो यह जो इलेक्ट्रॉन है वो बंध बनाने भाग नहीं लेता है, बंध बनाने भाग जो है सो नहीं ले रहा है। तो F F F किस तरह की आकृति बन गई? B F F F T आकृति संकरण क्या हो गया? sp3d संकरण हो गया। आकृति क्या हो गया? T आकृति हो गया। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 या जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या कितने हो गए? 2। याद रखिए इसका, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या 2 हो गया। अब बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या, जो इलेक्ट्रॉन टोटल इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या 1 2 3 4 5, तो इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या 5 हो गया। और बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म बंध जो बना रहा है 1 2 3 बंध बना रहा है, यह 3 इलेक्ट्रॉन बंध बना रहा है, इसीलिए हो जाएगा बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म। और इसमें जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है जो बंध बनाने में भाग नहीं ले रहा है ना, बंध बनाने में भाग नहीं ले रहा है, इसे हम कहते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। ठीक है। अब जो है सो हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब IF5 प्रकार के हो जा रहे हैं। ये संरचना में कभी भी वस्तु क्वेश्चंस भी पूछ देते हैं। ठीक है। IF5 प्रकार के अंतर हाइड्रोजन यौगिक। ClF5 BrF5 IF6 कोई भी ले सकते हैं, IF5 हो जाएगा, कोई भी आप ले सकते हैं। IF5 लिखते हैं, IF5 तो केंद्रीय परमाणु क्या हो जाएगा? फ्लोरीन और आयोडीन हो जाएगा। तो आयोडीन का जो हो जाएगा आपका 5s2 5p 5p5 5s2 5p5 और 5b जो है वह रिक्त रहेगा। तो S में ठीक है 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें एक और ये खाली। उत्तेजित अवस्था में इनमें से एक इलेक्ट्रॉन प्रोनित होकर कहाँ चला जाता है? अब 5 है तो इनमें से Px में से भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्तेजित हो जाएगा। तो यह संकरण आपका बन जाएगा sp3d2 संकरण हो जाएगा, sp3d2 संकरण। अब यह जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अपने पास से 5 फ्लोरीन परमाणु है, उसमें भी क्या होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। इसके साथ
बंध बनाता है, तो बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या आपकी हो जाएगी कितने? 5 हो जाएगी। बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म की संरचना संख्या क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इसकी आकृति हो जाती है कि वर्ग पिरामिडी हो जाती है। क्या हो जाती है? वर्ग पिरामिडी। जो केंद्रीय परमाणु I है, F F F F और F। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपके, यह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर है ना, एकाकी इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग नहीं लेता है। तो इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या, इलेक्ट्रॉन युग्म, तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन पेयर जो हो गया वह कितने हो गए? 6 हो गए। बंधी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर देखिए कैसे गिनते हैं बॉन्ड पेयर। 1 2 3 4 5 बंध जो बनाता है, बंध जो बनाता है उसे बॉन्ड पेयर कहते हैं। तो यह 5 बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, बंधी इलेक्ट्रॉन है। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है, लोन पेयर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक है जो बंध बनाने में भाग नहीं लेता है। ठीक है, तो इस तरह से IF5 की संरचना हो गई, आयोडीन पेंटा फ्लोराइड। अब हम लोग देखते हैं कि IF AX7 प्रकार, AX7 प्रकार की संरचना। तो AX7 प्रकार के जो होते हैं IF7 है, IF7। तो इसमें से क्या होता है? यह भी इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के कहाँ आ जाएगा? आपके डी कक्षक में आता है, यहां तक आता है। तो इसके संकरण हो जाएंगे sp3d2 हो जाएगा, sp3d3 संकरण हो जाता है। और चूंकि अपने पास में 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो आपके बॉन्ड लोन पेयर मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसके साथ 7 फ्लोरीन जो है वह बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर जो है संकरण क्या हो गया? sp3d2 संकरण हो गया। संकरण में sp3d2 संकरण। इसके जो स्ट्रक्चर बनते हैं वह पेंटागोनल बन जाता है ना। I F F F F पंचभुजीय द्विपिरामिडीय, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। द्विपिरामिडीय संरचना कैसा संरचना है? पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। तो बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे? बंध कितने बना रहा है? 7। लोन पेयर एक भी नहीं है, एक भी लोन पेयर नहीं है। और इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या, इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या आपका 7 हो गया। ठीक है, अब हम लोग ये जो संरचना है आपका संरचना हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। यह जो आपका टॉपिक है एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में, SO2 द्वारा विरंजन अस्थायी होता है, जबकि SO2 द्वारा विरंजन जो होता है क्या होता है? अस्थायी होता है, जबकि Cl2 द्वारा विरंजन स्थायी होता है। यह हमेशा बोर्ड में क्वेश्चन अपने यहाँ पूछा जाता है। अब देखिए
SO2 द्वारा विरंजन स्थायी होता है। क्वेश्चन पूछ देता है SO2 द्वारा विरंजन अस्थायी होता है, अस्थायी होता है, जबकि Cl2 द्वारा विरंजन स्थायी होता है, स्थायी होता है। ध्यान दें, ये क्वेश्चन पूछता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस को रंगीन गीले पुष्प पर प्रवाहित किया जाता है तो उसके रंग को उड़ा देती है। नमी की उपस्थिति में यह नवजात हाइड्रोजन मुक्त करता है जो रंगीन पदार्थ को अपचयित कर रंगहीन बना देता है। तो SO2 द्वारा अपचयन जो होता है वह अपचयन द्वारा विरंजन की क्रिया होती है। सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा जो विरंजन की क्रियाएं होती है वह अपचयन की क्रियाएं होती है। अब देखो SO2 प्लस H2O, चूंकि नमी है, ये कहां से आया? नमी, तो क्या बन जाता है? H2SO4 प्लस 2H, है ना? तो नवजात हाइड्रोजन मुक्त करता है। क्या करता है? नवजात हाइड्रोजन मुक्त करता है। तो नवजात हाइड्रोजन मुक्त करने के कारण जो रंगीन गीले पुष्प हैं या कपड़े हैं तो रंग तो उड़ जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद पुनः उसके रंग क्या होते हैं? वापस चले जाते हैं। वापस इसलिए चला आता है कि क्योंकि वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा वह पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाता है और उसके रंग पुनः वापस आ जाते हैं। इसीलिए SO2 द्वारा जो विरंजन होता है वह क्या होता है? अस्थायी होता है। तो रंगीन पदार्थ तो क्या प्रवाहित कर दिए? नमी है और SO2 गैस प्रवाहित कर दी तो यह अपचयन क्रिया, अपचयन रंगहीन पदार्थ बन जाता है। और वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है तो रंग पुनः वापस आ जाता है। इसलिए जो SO2 द्वारा जो विरंजन होता है वह अस्थायी होता है। अब है कि क्लोरीन द्वारा विरंजन, तो क्लोरीन द्वारा विरंजन जो होता है वह उसके ऑक्सीकरण के गुण है। किसके गुण है? ऑक्सीकरण का गुण है, क्योंकि नमी की उपस्थिति में क्या करता है? नवजात ऑक्सीजन मुक्त करता है। Cl2 द्वारा विरंजन तो नमी की उपस्थिति में क्या करता है? वो नवजात ऑक्सीजन मुक्त करता है। तो H2O नमी की H2O प्लस Cl2, तो 2HCl प्लस O प्लस O नवजात ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो रंगीन पदार्थ यह रंगहीन में बदल जाता है, रंगहीन या स्थायी होता है। परमानेंट इसके कलर जो है वह निकल आता है। ठीक है, अब हम लोग प्रतिक्लोर पढ़ते हैं, है ना, या प्राप्त क्लोरीन पढ़ते हैं। अब प्राप्त क्लोरीन नया टॉपिक है क्या? प्राप्त क्लोरीन। तो प्राप्त क्लोरीन जो होता है विरंजक चूर्ण तनु अम्ल की अधिक मात्रा में क्रिया करता है तो क्लोरीन गैस मुक्त करता है। हाँ, तो क्लोरीन गैस चूंकि विरंजक चूर्ण जो अच्छे विरंजक चूर्ण होते हैं उनमें 35 से 38% क्लोरीन होती है, तो अच्छे विरंजक चूर्ण माने जाते हैं। तो विरंजक चूर्ण में आप अच्छे विरंजक चूर्ण में 35 से 38% तक
क्या होता है, क्लोरीन होता है। यह देखिए प्राप्य क्लोरीन, प्राप्त क्लोरीन होता है कि विरंजक चूर्ण पर तदुपम, विरंजक चूर्ण हुआ प्लस H2SO, तो CaSO4 प्लस H2O प्लस Cl2, है ना। तो यह जो Cl2 हमें प्राप्त होता है, यह जो Cl2 हमें प्राप्त होता है, इसे हम कहते हैं प्राप्य क्लोरीन। तो जो व्यंजक चूर्ण में जो क्लोरीन की मात्रा होती है, क्लोरीन की मात्रा होती है वह 35 से 38% तक होता है। तो ऐसे हम इसे कहते हैं प्राप्य क्लोरीन। छोटे छोटे प्रश्न है 2-2 नंबर के। अब है प्रति क्लोर, प्रति क्लोर, प्रति क्लोर जो होता है आपका प्रति क्लोर है, यह ध्यान से देखें। प्रति क्लोर विरंजक चूर्ण द्वारा की गई क्रिया में अतिरिक्त बची हुई क्लोरीन को हटाने के लिए SO2 गैस प्रवाहित करते हैं। तो SO2 गैस प्रवाहित करने से क्लोरीन हट जाती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रति क्लोर, एंटी क्लोर कहा जाता है। तो विरंजक क्रिया की तो उसमें क्या रह जाता है, क्लोरीन रह जाता है। इस क्लोरीन को हटाना पड़ता है। हटाने के लिए क्या करेंगे, SO2 गैस प्रवाहित करेंगे। और जब SO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, क्लोरीन गैस हट जाएगी। तो इस क्रिया को कहते हैं एंटी क्लोर या प्रति क्लोर। तो Cl2 प्लस H2O प्लस SO2 तो बनता है आपका H2SO4 प्लस 2HCl। तो क्या किए, प्रति क्लोर क्या होगा, फिर सुने, विरंजक चूर्ण द्वारा की गई क्रिया में अतिरिक्त बची हुई क्लोरीन गैस को हटाने के लिए SO2 गैस प्रवाहित की जाती है। तो क्लोरीन हट जाती है, इसे कहते हैं प्रति क्लोर कहते हैं, एंटी क्लोर कहते हैं। Cl2 है, उसमें SO2 गैस प्रवाहित कर दिए, तो SO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो क्लोरीन निकल जाता है। इसे हम कहते हैं क्या, प्रति क्लोर। ठीक है। अब है आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की तुलना करना है। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का तुलना करना है तो गुण के आधार पर करेंगे। तो भौतिक अवस्था जो होता है, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन द्रव है, आयोडीन ठोस है, भौतिक अवस्था। रंग की बात करते हैं तो हरा पीला क्लोरीन का रंग होता है, भूरा ब्रोमीन का रंग होता है और बैंगनी आयोडीन का रंग होता है। तीसरा तुलना हम कर रहे हैं विद्युत ऋणात्मकता से। तो क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता आयोडीन और ब्रोमीन से अधिक होता है। ब्रोमीन की जो विद्युत ऋणता होता है वो आयोडीन से अधिक होता है और आयोडीन का जो विद्युत ऋणता होता है वह सबसे कम होता है। ठीक है। अब ऑक्सीकारक गुण की बात करते हैं। तो ऑक्सीकारक गुण जो होता है वह क्लोरीन का प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ब्रोमीन जो होता है वह सिर्फ ऑक्सीकारक गुण दर्शाता है और आयोडीन जो होता है वह मंद ऑक्सीकारक होता है। ठीक है। अब अगला गुण की बात करते हैं, विरंजक गुण। विरंजक गुण जो होता है, क्लोरीन प्रबल विरंजक होता है, ब्रोमीन सिर्फ विरंजक होता है, आयोडीन में विरंजक गुण नहीं होता है। तो इस तरह से आपके हाइड्रोजन जो हम लोग पढ़े थे वह समाप्त हो गया। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप 18 का। ठीक है। तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।